आज के क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वैसा वेव जिसमें दो चीज़ें मिक्स रहता है, विद्युत और चुंबक। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स रहेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। उससे क्रिएट होने वाले जो वेव होगा, जो तरंग होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पर समझा देना चाहते हैं। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन है, दूसरा मोबाइल फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ का आवाज़, इस मोबाइल फ़ोन का आवाज़ इस मोबाइल में चला जाता है। तो ये किसके जरिए जाता है? तो ये एक यहाँ से वेव निकलता है, जिस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में एक तरंग निकलता है जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यही तरंग जो होता है, इसी तरंग के रूप में यहाँ का सिग्नल क्या होता है, इस मोबाइल तक जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो साउंड होता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही हो पाता है। या ऐसे बात करें, या कोई एक स्टूडियो में बैठकर वहाँ पे क्या होता है, सॉन्ग बजते रहता है और अलग अलग रेडियो में ये सॉन्ग क्या होते रहता है, बजते रहता है। ये एक चैनल में कोई सॉन्ग बजते रहता है एक स्टूडियो में, और ये स्टूडियो में जो सॉन्ग बजता है वही अलग अलग रेडियो जैसे एफएम वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी किस कहाँ से हो पाता है, तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है, वही तरंग क्या करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये सब के सबके किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जो टीवी का सिग्नल होता है वो सब के सब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, जिसके कारण आज के डेट में कोई एक जगह का चीज़ हम लोग दूसरे जगह देख पाते हैं, जैसे वीडियो कॉल हो गया, तो वो भी हम लोग किस कारण से हो पाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही हो पाता है। तो ये जब जैसे सिद्धांत हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग के, तब बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होने लगा। रेडियो आ गया, टीवी आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। ये सब चीज़ें जब तक विद्युत चुंबकीय तरंग आया तभी जाके ये पॉसिबल हो पाए, अदरवाइज ये पॉसिबल बिना तार का ये पॉसिबल नहीं था पहले। तो ऐसे ही किसी के दिमाग में नहीं आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय है और इसका यूज करें और ये सब हम लोग बिना तार का कोई भी सिग्नल को भेज सके। एक ही बार में किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, ये धीरे धीरे जाके बना होगा, आइडिया मिला होगा, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। तो यही विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम हेडिंग डाल लेना है, पढ़ते चलना है, लेकिन इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या क्या रहा, तो ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति का विद्युतीय दोलन कराया गया। विद्युतीय दोलन से होने वाले उत्पन्न परिपथ के तरंगों के रूप में ऊर्जा का संचरण चारों ओर होने लगता है। तो इसको लिखना है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या रहा। तो जो विद्युत परिपथ होता है उसमें उच्च आवृत्ति का विद्युतीय दोलन कराया गया। विद्युतीय दोलन कराने का तरीका नीचे में दिखाया गया है। ऐसे हम लोग भी पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर एक यहाँ पर क्या होता है, इंडक्शन होता है, और दूसरे तरफ क्या होता है, कैपेसिटर होता है, दूसरे तरफ क्या होता है, संधारित्र होता है। तो इसमें दोलन का काम करता है, इसमें क्या होता है, दोलन का काम करता है, इसमें का ऊर्जा इसमें आता है, फिर इसमें का ऊर्जा इसमें जाता है। तो इस प्रकार से ये दोलन का काम करता है। इसी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके बीच में एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए कि यहाँ का सिग्नल यहाँ ले जाने के लिए कोई माध्यम या किसी चीज़, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहता है, तो ये अपने आप जाता है। तो यहाँ पर किस माध्यम से जाता है, तो ये तरंग के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो ये सब डॉट करते करके लिखना, ये हेडिंग डाल के। दूसरा है, इस तरंग के विद्युत क्षेत्र के, अगर इसमें हम बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होते हैं। अगर दिशा का बात करेंगे, जिस ये वाला वेव में, ये वाला तरंग में, जब हम लोग किसका दिशा, इस तरंग में जो ये तरंग उत्पन्न होता है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है विद्युत क्षेत्र, एक है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत दिशा होते हैं। जैसा जो तरंग संचरण, मतलब तरंग जो आगे की ओर बढ़ता है, मान लो कि तरंग इधर बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय। तो ये मान लो कि ये तरंग का दिशा है, तरंग इधर जा रहा है, इधर है विद्युत क्षेत्र का दिशा, इसके लंबवत एक क्या होगा, मतलब तीनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होते हैं।
यह है तरंग का दिशा, तरंग इस दिशा में जा रहा है, और यह है विद्युत क्षेत्र का दिशा, यह है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, कंपन आवृत्ति होता है। बात करेंगे इसमें प्रकाश की चाल बताया जाता है। तो जो प्रकाश की चाल होता है वही क्या होता है, तो इस तरंग का चाल होता है। जो प्रकाश की चाल होता है वही इस तरंग के चाल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो प्रकाश की चाल होता है इस तरंग के भी चाल नहीं होता है। इस तरंग के चाल का मान जो होता है C0 बराबर 1/√μ0 के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, इसका आगे प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश भी एक प्रकार, जो प्रकाश जो आता है, तो प्रकाश हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे। जो प्रकाश होता है वो भी तरंग की तरह गति करता है। हम लोग ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, तरंग की तरह गति करता है। तो जो प्रकाश होता है वो तरंग की तरह गति करता है, ठीक है। लेकिन वो तरंग की तरह गति करते हुए कौन सा तरंग होता है, तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। वो भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। ये भी डॉट करके यहाँ पे दर्शा लेना है। ये भी क्या होता है, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, जैसे टीवी हो गया, टीवी या रेडियो का प्रसारण, ये सब के सब किससे होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के से ही होता है। एक्सरे किरण हो गया, ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग से ही क्या करता है, गति करता है। ये सब के सब चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए, मतलब उसको एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए कभी भी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन करने के लिए कभी भी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान में रखना है। जो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग यहाँ पे प्रयोग दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको नहीं लिख के यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा। यहाँ पे ये विद्युत चुंबकीय तरंग का इतिहास के बारे में दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग डालना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के इतिहास। इसको EMWS के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले 1965 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांतिक रूप से अनुमान लगाया। तो सबसे पहले अनुमान लगाया गया किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा 1965 में। उनके अनुसार जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत त्वरित आवेश है। तो ये उन्होंने बताया कि इसमें आवेश का त्वरण के कारण ही क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। मतलब जब आवेश गति करता है, कोई भी आवेश हो, जब ये गति करता है, तो गति करने का मतलब ये एक समान से गति नहीं, जब ये त्वरित होता है, त्वरित का मतलब होता है उसका गति में वृद्धि करना, ठीक है, उसकी गति में वृद्धि करना। जब उसमें वृद्धि होता है तो उसमें एक चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया, मैक्सवेल के द्वारा बताया गया 1865 में। लेकिन उस टाइम इतना उस पर चर्चा नहीं हुआ। फिर आके 1887 में कुछ मीटर कोटि के तरंग दैर्ध्य वाला, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक साइंटिस्ट के द्वारा 1887 में क्या कर दिया गया, कुछ मीटर के दूरी, मतलब 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर की दूरी तक क्या कर दिया गया कि कुछ कोटि के तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं, लैम्डा को। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोगशाला में हर्ट्ज, कौन सा साइंटिस्ट था, हर्ट्ज के द्वारा ये उत्पन्न किया गया था। 1800 बहुत कम दूरी के लिए, यहाँ पर लिखा भी है कुछ मीटर की दूरी के लिए। फिर जाकर ये सब पॉइंट लिखते चलना है। फिर जाकर 1894 में जेसी बोस ने क्या किया कि 5 mm से 25 mm प्रास वाले तरंग बहुत कम, देखो जितना तरंग कम होता है उतना ज़्यादा जो तरंग होता है, मतलब पावरफुल बोल सकते कि होता है, उतना ज़्यादा पावरफुल तरंग होता है। इसलिए तरंग कम होने से उसका आवृत्ति का होता है, ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आवृत्ति रहेगा उतना वो फास्ट काम करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाला यहाँ पे क्या किया गया, एक बनाया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न किया गया, तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न किया गया।
किसके द्वारा? जेसी बॉक्स के द्वारा। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे होते होते एक बड़ा दूरी के लिए फिर से सबसे बड़ा दूरी के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया 1899 में मार्कोनी के द्वारा। सबसे पहला बेतार संचालन यूज किया। बेतार मतलब बिना तार का ही एक जगह दूसरी जगह सिग्नल भेजने का काम शुरू किया गया। संचार इंग्लिश चैनल के पास स्थापित किया गया, यानी लगभग ये 50 किलोमीटर की दूरी तक ये जा सकता था सिग्नल बिना तार का। तो ये सबसे पहले बिना तार का सिग्नल भेजा गया। कितना किलोमीटर की दूरी तक? 50 किलोमीटर की दूरी तक ये सिग्नल को भेजा गया 1899 में। ये पहला बार किया गया था। इसके पहले छोटे मोटे प्रयोग हो रहे थे, ठीक, लेकिन मार्कोनी के द्वारा ये किया गया। तो इतना यहाँ तक सबको लिख लेना है, चारों पॉइंट। अब इसके बाद क्या किया गया? मैक्सवेल के द्वारा 4 नियम दिया गया था विद्युत के लिए और चुंबक के लिए। मैक्सवेल के द्वारा 4 नियम दिया गया था विद्युत के लिए और चुंबक के लिए। तो देखते हो 4 नियम क्या क्या था। उसके पहले एक टर्म हम लोग को जानना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विस्थापन धारा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विस्थापन धारा के बारे में जानेंगे, तब जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका 4 परिपथीय नियम। तो ये विस्थापन धारा क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। विस्थापन धारा समझने के लिए मैक्सवेल का एम्पियर परिपथ नियम दिया गया था। मैक्सवेल का एम्पियर परिपथ नियम दिया गया था, और ये याद होना चाहिए कि एम्पियर परिपथ नियम क्या था। मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था कि अगर कोई तार में आई धारा प्रवाहित हो रहा है और ये क्या है? ये एक लूप से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? एक ये लूप से घिरा हुआ है, और इसका एक स्मॉल लंबाई लेते हैं। एक स्मॉल लंबाई यहाँ पे ds लेते हैं, या dl भी ले सकते हैं। तो एक स्मॉल लंबाई ds लेते हैं। तो इस तार के कान, इस बिंदु पर, इस तार के कान यहाँ पर ये जो लूप घिरा हुआ है, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या लिखते थे? तो b डॉट ds लिखते थे, b डॉट ds। और इस तार के अंदर से जितना भी μ0 इंटू इस तार के अंदर से जितना भी धारा जाता है, इस तार के अंदर से जितना भी धारा प्रवाहित होता है, उस धारा का योगफल को दर्शाया जाता था। तो यहाँ पर I है तो I योगफल के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये मैक्सवेल का एम्पियर का परिपथ, मतलब ये एम्पियर का परिपथीय नियम था। ये क्या था? एम्पियर का परिपथीय नियम बताया गया था। इस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिद्ध भी किए थे, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिद्ध भी किए थे। यहाँ पर विस्थापन धारा कैसा है? ये धारा लिखा हुआ है, ठीक है। विस्थापन धारा किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ये क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो होता क्या है, जब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में पढ़ते हैं, तभी हम पढ़े किसी भी तार को अगर एक लूप से घेरा जाता है तो उस लूप के अंदर से जो भी धारा प्रवाहित होता है μ0 इंटू I के बराबर होता है। अगर हम लोग संधारित्र का बात करते हैं, संधारित्र में अगर हम ये मान लो कि यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर I धारा जा रहा है तो इधर भी कितना धारा निकलता है? I ही निकलता है। और ये बीच में धारा क्या हो जाता है? अब अगर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर एम्पियर का नियम लगेगा, तो इसमें से I धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? μ0 इंटू I। अब इसके अंदर अगर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो इससे कोई भी धारा इससे कोई भी धारा जा रहा है क्या? कोई तार है इसके अंदर? नहीं है। तो इसमें हम लोग धारा क्या मान के चल लेते हैं? 0। इसमें धारा क्या मान के चल रहे हैं? तो μ0 इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही पर जो एम्पियर का परिपथीय नियम था गलत साबित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैक्सवेल के द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पे धारा होता है, यहाँ पर एक प्रकार का धारा होता है, जो तार में धारा होता है उससे कुछ अलग होता है, और इसी के कैपेसिटर के अंदर एक धारा को मान दिया गया, और उसी धारा को क्या बोला गया? तो उस धारा को विस्थापन धारा के नाम से जाना गया। तो उसी के अंदर एक धारा दिया गया जिसको विस्थापन धारा के नाम से जाना गया। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक लूप बनाया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप बनाया गया। इसमें देख सकते हैं ये सतह है S1, इससे I धारा प्रवाहित हो रहा है, इधर से I धारा निकलेगा भी, लेकिन ये 2 प्लेट है, एक पर प्लस Q, एक पर माइनस Q आवेश है। एक पर प्लस Q आवेश है, एक पर माइनस Q आवेश है। अब ऑब्वियस है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो इस वाला में तो μ0 इंटू I होगा S1 से, लेकिन S2 से कोई भी तार नहीं है, तार है ही नहीं, तो धारा उसमें से नहीं जाएगा। तो b डॉट ds बराबर क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा। इसलिए μ0 इंटू I का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसी में से सुधार किया गया
कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता तो फिर इधर I धारा कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता। इसीलिए बीच में एक धारा का नाम दिया गया कि इसमें भी एक धारा उत्पन्न होता है जिसको विस्थापन धारा के नाम से जाना गया। तो वही बाद में यहाँ पर बताया गया। और विस्थापन धारा के लिए कैसे इक्वेशन निकाला गया। हम लोग ये चीज़ें जानते हैं, कैपेसिटर के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र का बात करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का बात करते हैं, ई का मान तो लिखते हैं क्या है, तो इस ई का मान लिखते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें लिखते हैं। सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बटे ए, ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बटे ए और नीचे में एप्सिलॉन नॉट, तो ई का मान इतना होता है एक संधारित्र के अंदर। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब ऐसा है कि सिग्मा को चेंज करेंगे क्यू के रूप में, तो क्यू बटे ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना, अगर विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, तो अब ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स भी होगा। इसलिए फ्लक्स का जो विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए होता है। तो कितना, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू ए। और किसी भी बंद सतह, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को उसको बंद सतह के अंदर ले लेते हैं, तो गॉस प्रमेय से क्या लिखते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। क्यू बटे क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो ये बराबर चाहे फ्लक्स बराबर कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगी। हम लोग पता है कि अगर इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं किसके सापेक्ष, इसको डेरिवेटिव अगर टी के सापेक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष क्या लिखाएगा, टी के डी फाई बटे डी टी लिखाएगा। इधर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट आचा है तो क्या लिखाएगा, डी क्यू बटे डी टी लिखाएगा। यही जो डी क्यू बटे डी टी होता है वो क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी आई होता है। तो यहाँ से इसको आई लिख सकते हैं। और जब आई लिखेंगे तो आई बराबर एप्सिलॉन को इधर भेज देंगे, तो यही इक्वेशन बनेगा, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी होता है। एप्सिलॉन बराबर क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बटे डी टी हो जाएगा। और यही जो अंदर में धारा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ये कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग विस्थापन धारा के नाम से जानते हैं। तो ये विस्थापन धारा का मान होता है। बस इतना लिख लेना है, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। अब देखो, अब इतना सारी चीज़ें यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है, समझने के लिए दिया हुआ है। अब अगर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं तो अब उसमें दो प्रकार का धारा दिखाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे उसमें दो प्रकार का धारा दिखाया जाएगा। एक हम लोग एक धारा को, एक तो चालन धारा कहेंगे, एक विस्थापन, जो तार का धारा प्रवाहित हो रहा है उसको हम चालन धारा कहेंगे, और जो बिना तार का धारा प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग विस्थापन धारा के नाम से जानेंगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए थे विस्थापन धारा के बारे में, तो विस्थापन धारा के बारे में स्टार्ट यहाँ से किए थे। तो अगर किसी को मन है इतना सारा चीज़ें लिखने का, लिख सकते हैं, या किसी को छोड़ने का मन है छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख लेना ही ज़्यादा बेटर होगा। ये कहीं पूछता नहीं है, लेकिन लिख लेना ज़्यादा बेटर होगा। ये सब पॉइंट लिख लेना होगा। अगर लिखना चाहते तो कोई डिटेल में ही लिखना पड़ेगा। और लिख कर कहाँ तक लिखना है पूरा, इसको यहाँ तक कंप्लीट लिखना है, यहाँ तक कंप्लीट लिखना है, सभी को यहाँ तक कंप्लीट लिखना है। एक बार फिर स्लाइड को दिखा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है विस्थापन धारा, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है। ये डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बना के पूरा डिटेल यहाँ तक लिखना है। तो लिखने के बाद फिर आगे ये सब चीज़ें पॉइंट लिखना है। विस्थापन धारा का अभिव्यक्ति लिखना है, जिसमें कहाँ से धारा उत्पन्न होता है, तो उसको यहाँ तक बताना है। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ तक पूरा लिखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एम्पियर मैक्सवेल नियम। अब यहाँ पर एम्पियर मैक्सवेल नियम किस प्रकार से दिया गया, तो अभ्यास है कि इसमें अब जो आई धारा होगा, इसमें दो प्रकार के धारा होगा। एक होगा आईसी मतलब चालन धारा होगा, और आईडी मतलब क्या होगा, विस्थापन धारा होगा। अब विस्थापन धारा को हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटे डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये मैक्सवेल का सुधार करके एम्पियर का परिपथ नियम बनाया गया, परिपथीय नियम। तो इसको यहाँ पर लिख लेना है, इसलिए कि उसमें पहले थोड़ा सा गलती था। और यहाँ पर लिख लेना है जहाँ में इसको डाउट रहे कि आईसी किसको कहते हैं, तो आईसी को कहते हैं हम लोग चालन धारा। आईसी को क्या कहते हैं, चालन धारा कहते हैं। और आई डी को क्या कहते हैं, तो आई डी को विस्थापन धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट लिख लेना है। तो मैक्सवेल समीकरण बोला गया, चार
समीकरण दिया गया मैक्सवेल का। चारों समीकरण ये हम लोग पहले से जानते थे। मैक्सवेल समीकरण हेडिंग डाल के 4 को समीकरण लिखना। पहला विद्युत का, अच्छा यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीक़ा से गॉस भी लिखा जाता है, गाउस भी लिखा जाता है। तो गॉस नियम जो होता है E डॉट डी ए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। गॉस का प्रमेय कि कुल फ्लक्स बराबर कितना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। ये मैक्सवेल का भी नियम दिया गया है विद्युत के लिए। आगे दूसरा इसे लिखते चलना, ये 1 नंबर नियम है। इसके बारे में ये सब नीचे लिखने की जरूरत नहीं, सब पहले से हम लोग जानते हैं। दूसरा नियम चुंबक का गाउस नियम। चुंबक का गाउस नियम लिखना है। तो चुंबक का गाउस नियम लिखना है बी डॉट डी ए क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर बंद सतह के अंदर अगर किसी चुंबक को रख देते हैं, बंद सतह के अंदर किसी अंदर एक चुंबक को रख देते हैं, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है किसी बंद सतह। इसको ये वाला पॉइंट भी लिख लेना है याद रखने के लिए। तीसरा नियम E डॉट डी एस माइनस डी बाई डी फाइव बटे टी होता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग देखे थे, जिससे क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न होता है किसी चुंबक के गति कराने से। तो ये हम लोग चीज़ें देखे थे। तो ये फैराडे का नियम था, इसको भी यहाँ पे लिख लेना। अभी हम लोग देखे कि एम्पियर का मैक्सवेल नियम में सुधार किया गया और सुधार करके ये समीकरण दिया गया, तो इसको भी लिख लेना है। तो यही 4 समीकरण दिया गया मैक्सवेल का। ये चारों समीकरण को यहाँ पे दर्शा लेना है। आगे हम लोग अब बात करेंगे तरंग के बारे में। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की कुछ विशेषताएं लिख लेना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, और इसका क्या क्या विशेषताएं है लिखते चलना है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ई बी और जो संचरण का दिशा होता है, तरंग के संचरण के, तीनों एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें हेडिंग डाल के, ये पूरा। अभी ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग 2 प्रकार के तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसलिए जो तरंग होता है 2 प्रकार से गति करता है। जो तरंग होता है वो 2 प्रकार से गति करता है, इस बात को ध्यान में। तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पर दिया भी है कि जो संचरण का दिशा होता है, ये सब चीजें लिखना पूछता है कि चुंबकीय तरंग के संचरण का दिशा क्या होता है, E क्रॉस B के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन में B क्रॉस E भी दिया रहेगा, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। ये E क्रॉस B होता है, ना कि B क्रॉस E होता है। तो संचरण का दिशा अगर कोई पूछेगा तो E क्रॉस B होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। 2 नंबर दे के लिख लेना है कि E बटे B का रेशियो जो होता है प्रकाश वेग के क्या होता है, सिर्फ इतना ही लिख लेना है, प्रकाश वेग के वो बराबर होता है। 2 नंबर दे के। और 3 नंबर दे के लिखना है निर्वात में तरंग बिना परिवर्तन के एक निश्चित चाल से क्या करता है, गमन करते रहता है। इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है निर्वात में। 4 नंबर देख के लिखना है, ये सब इसका गुण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लिखा है ना, कोई जरूरी नहीं है किसी माध्यम रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई एक माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम का मतलब हो गया या तो वायु या अलग अलग प्रकार के गैस या अलग जल भी एक माध्यम है। तो ये सब कोई भी माध्यम, कोई भी कणों की आवश्यकता नहीं होता है इसको गति करने के लिए। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं, ध्वनि तरंग होता है, उसके लिए क्या होता है, माध्यम की जरूरत पड़ता है। अगर वायु नहीं रहेगा तो मेरा आवाज़ एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, मेरा आवाज़ क्या होगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। ये भी एक तरंग है, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा, इसलिए कि ये क्या है, तो ये जो ध्वनि तरंग होता है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, बिना माध्यम को नहीं जाएगा। जो माध्यम की आवश्यकता पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। अभी इसको भी देखे थे कि निर्वात में, इसको 5 नंबर देके लिख लेना है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के जो चाल होता है, जितना हाईलाइट किया गया उतना ही लिखना है। C बराबर 1 बटे, और बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते थे, तब परावैद्युतकता को बोलते थे। म्यू नॉट किसको बोलते थे, तो चुंबकशीलता को बोलते थे। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इतना ये सारा चीज़ें पॉइंट लिख लेना है। तो 5 वो पॉइंट यहाँ पे। छठा में डायग्राम से बना लेना है। डायग्राम यहाँ पर ध्यान देना है।
ये देखना है। देखिए जो बी का दिशा है, बी का दिशा इस तरफ है, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो ई का दिशा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और देख सकते हैं तरंग गति कर रहा है, तरंग इस ओर गति कर रहा है, तरंग इस ओर गति कर रहा है, तो जेड के लंब गति कर रहा है। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, मतलब सब के सब एक दूसरे के लंबवत है। तो ये डायग्राम बना लेना है। तो ये तरंग संचरण का दिशा को दर्शाया जा रहा है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बात करेंगे। अब देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सा आता है, इसमें हम लोग उसके बात करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम कौन कौन सा बनता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम हेडिंग डालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारे अलग अलग किरण देखने को मिलता है, उसमें अलग अलग किरण काम करता है, तो सबका अलग अलग आवृत्ति होता है, सबका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। डायग्राम एक बना लेना है, इसलिए डायग्राम बनाने से एक नॉर्मल ध्यान में रहेगा कौन किसका कितना होता है। अब यहाँ पर देखो सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पे आवृत्ति है, सबसे अधिक अगर आवृत्ति है, जिसका आवृत्ति अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं, आवृत्ति को एफ से दिखाते हैं, ठीक है, या न्यू से भी दिखाते हैं, इस प्रकार से। तो गामा किरण के आवृत्ति, अब जितना जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा, एक और बात ध्यान रखना है, जिसका जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होता है किरण, वो किरण उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए गामा जो किरण होता है सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है इसका, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद जो किरण आता है गामा से कम कौन होता है, एक्सरे किरण होता है। जो एक्सरे मशीन जो होता है तो वहाँ पर भी एक्सरे किरण का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पराबैंगनी किरण। अगर पराबैंगनी किरण का यूज करेंगे, पराबैंगनी किरण हम लोग सुनते हैं, जो ये सूर्य का प्रकाश होता है उससे भी पराबैंगनी किरणें आता है, लेकिन पराबैंगनी किरणें को कौन रोक लेता है, तो ओजोन परत क्या करता है, रोक लेता है। ओजोन परत रोकने के बाद जो हम लोग को किरण हम लोग आंखों के पास पहुंचता है, हम लोग के पास धरती पर पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। उसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश के देख सकते हैं, इसको अलग से एक्सटेंड करके बताया गया है कि इसमें दृश्य प्रकाश में अलग अलग कलर पाया जाता है, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो बैगनी का सबसे कम होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा नीला का होता है, उसके बाद हरा का होता है, तो हरा का भी एक रेंज दिया हुआ है, पीला का भी, नारंगी का भी, फिर लाल का होता है। उसके बाद अगर दृश्य प्रकाश के बाद आता है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादातर हम लोग यूज देखने को मिलता है रिमोटों वगैरह। रिमोट से जो लाइट निकलता है वो भी क्या होता है, इंफ्रारेड, जो कोई चीज़ को चालू करने में मदद करता है। उसके बाद आता है उससे छोटा सूक्ष्म तरंग आता है। सूक्ष्म तरंग के बाद आता है लघु रेडियो तरंग, जो रेडियो वगैरह के लिए बजाने के लिए यूज किया जाता है, जो ज़्यादा दूर तक चैनल पकड़ता है। उसके बाद आता है टेलीविज़न और एफएम रेडियो के लिए आता है। एम रेडियो भी होता है, तो एम रेडियो के लिए भी अलग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। उसके बाद आता है दीर्घ रेडियो, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना कम वो उतना कम दूर तक संचलन करेगा, ज़्यादा दूर तक वो संचलन नहीं करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी जितना कम रहेगा वो कम दूर, जितना फ्रीक्वेंसी, अब देखो जैसे 3G, 4G, 5G, तो 5G का फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गया है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना वो फास्ट काम करता है, जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना वो स्लो काम करता है। ये 2G हो गया, 2G बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसीलिए उसका नेट क्या होता है, स्लो चलता है, डाटा को डिस्क्राइब करने में टाइम लगता है। तो ये टेबल दिखा लेना है। सभी रे के बारे में, सभी किरणें यहाँ पर जितना भी किरण देखे सबके बारे में थोड़ा चीज़ें याद रखना जरूरी है, और क्या चीज़ है बताते चलते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर क्या देना है, गामा किरणें। गामा किरणें का आवृत्ति प्रास याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। आवृत्ति प्रास 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य प्रास पूछ सकता है। उत्पत्ति कहाँ से इसका निर्माण होता है, तो नाभिक के ऊर्जा परिवर्तन के कारण, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है वो चीज़ें दिया हुआ है। तो ये चीज़ें लिखना है, लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना उत्पत्ति लिख लेना है, कुछ गुण लिखते चलना है। तो गामा किरणें का गुण सबसे पहले दिया हुआ है, ये किरणें पदार्थ से होकर गुजरता है तथा इनकी वेदन क्षमता क्या होता है, सबसे अधिक होती है। कोई चीज़ को पार करने की क्षमता जो होता है सबसे अधिक देखने को मिलता है, सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो एक गुण यहाँ पे हो गया। दूसरा गुण भी लिख सकते हैं, ये किरणें गैसों का आयनीकृत करता है। ये जैसे गैस से होकर पार करता है तो गैस कैसा होता है, आयनीकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है,
आयनीकृत हो जाता है। 2-3 पॉइंट लिखते चलना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही एक्स-रे किरण 2 नंबर देकर लिखना है। एक्स-रे किरण, एक्स-रे किरण का अगर आवृत्ति का बात करेंगे वो ध्यान में रखना है, तरंगदैर्ध्य का रेंज याद रखना है, उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉन का अचानक मंदित कर दिया जाए। और कोई इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से चल रहा है, उसको अचानक से क्या कर दिया, स्लो कर दिया जाए, तो वहाँ से एक्स-रे किरण की उत्पत्ति होती है। यह और भी तरीका है, एक दूसरा तरीका दिया हुआ है, परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के क्रम में ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाए। जब संक्रमण होता रहता है, ट्रांजिशन स्टेट होते रहता है, एक जगह दूसरे जगह जाते रहता है, तो उसी टाइम उसका ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाए, तो वहाँ से इसका क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। गुण का बात करेंगे तो इनमें गामा किरणें के सभी गुण मौजूद होते हैं। जो गामा किरण में होता है ये भी इसमें होता है। अंतर मात्र इतना होता है कि एक्स-रे किरण की वेदन क्षमता गामा से क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो गामा से इसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका वेदन क्षमता जो होता है गामा से थोड़ा कम हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट लिख लेना है, ये 1 2 3 हो गए ना यहाँ पर गुण में, एक और यहाँ पर 2 नंबर, ये 1 नंबर दे के लिख लेना है गुण में, इसको 2 नंबर दे के। ये किरणों को चिकित्सीय मतलब हॉस्पिटलों वगैरह में कोई भी बीमारी का इलाज करने में यूज किया जाता है। जासूसी विभाग में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी यहाँ पे दर्शा लेना है। आगे बात करेंगे तो पराबैंगनी किरण के बारे में बात करें। सबसे पहले तो यही चीज़ें याद रखना जरूरी है। पराबैंगनी किरण का अगर बात करते हैं तो इसका आवृत्ति रेंज याद रखना है, दूसरा इसका तरंग रेंज, मतलब परास मतलब रेंज ही होता है। पराबैंगनी किरण थोड़ा देर पहले ही बताया, परमाणु कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा परिवर्तन करने से भी होता है, या आर्क या सूर्य की इत्यादि से भी होता है, चिंगारी वगैरह से भी, या सूर्य से, या आर्क मतलब वही वगैरह चिंगारी वगैरह निकलता है उससे होता है, या सूर्य से इसका उत्पत्ति होता है। कुछ गुण का बात कर लेते हैं। तो गुण का अगर बात करेंगे तो इसका गुण में एक नंबर ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है। अगर कोई कांच का पदार्थ है तो उसको ये क्या कर सकता है, ये किरण को अवशोषित कर सकता है। ये किरण का क्वार्टर्स द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है। इसका क्वार्टर्स के यूज करके इसका वर्ण विक्षेपण कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, बस इसका 2 ही लिख लो, ज़्यादा लिखेगा। आगे बात करते हैं दृष्ट प्रकाश, जिससे हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं। दृष्ट प्रकाश का बात करेंगे तो इसका आवृत्ति प्रास लिख लेना है, तरंगदैर्ध्य प्रास लिख लेना है। उत्पत्ति का बात करेंगे तो इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो अणु और परमाणु कक्षीय इलेक्ट्रॉन को पुनः व्यवस्थापन द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, तो इसका उत्पत्ति किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है अणु से या किसी परमाणु से। इसका अगर गुण का बात करेंगे तो ये किरणें मानव नेत्र के लिए दृष्ट होते हैं, मतलब मानव नेत्र के द्वारा इसको देखा जा सकता है। इसी से लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं। ये किरणें कांच द्वारा वर्ण विक्षेपित हो जाता है। कांच के द्वारा इसका वर्ण विक्षेपण देखने को मिलता है। हम लोग जब एक फ्रिज में लेते हैं तो फ्रिज में से इसको जब पार कराते हैं तो पार कराते इसका सातों कलर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी में क्या होता है, जो दृष्ट प्रकाश होता है, इसी में परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण का घटना भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो दृष्ट प्रकाश में ही क्या होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, दृष्ट प्रकाश में ही हम लोग को अपवर्तन परावर्तन व्यतिकरण का भी, विवर्तन ध्रुवन सभी इसमें देखने को मिल जाता है, इसलिए सभी को दर्शा लेना है। इसमें ध्रुवन भी, विवर्तन भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। आगे बात कर रहे हैं अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। इसका आवृत्ति प्रास, तरंगदैर्ध्य प्रास याद रखना है। इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, परमाणु और अणुओं के बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन करके इसका निर्माण किया जाता है। जो बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ऊर्जा में परिवर्तन करके इसका निर्माण किया जाता है। गुण का बात करेंगे तो ये किरणें सेंधा नमक द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है। रॉक सॉल्ट आता है एक, जो पत्थर टाइप में बहुत हार्ड होता है, उसके द्वारा इसका वर्ण विक्षेपण देखने को मिलता है।
ये गुण में लिख लेना। ये किरण तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ये किरण क्या करता है, ताप को उत्पन्न करता है, ताप इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें भी परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन की घटना देखने को मिलता है। इसमें तीन ही चीज देखने को मिलता है, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। अगला है नंबरिंग, जैसे बताया तो इस प्रकार से नंबरिंग डाल कर लिखते चलना है। सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव्स, जिसका आवृत्ति प्रास लिख लेना है और तरंगदैर्घ्य प्रास को लिख लेना है। उत्पत्ति का बात करेंगे तो विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति क्रिस्टॉन नली द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। एक पैराफिन मोम होता है, मोम टाइप का रहता है, जिससे क्या होता है, इसका वर्ण विक्षेपण देखा जाता है। इसमें सिर्फ विवर्तन का घटना होता है, इसमें सिर्फ, अब विवर्तन का घटना क्या होता है उसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। आगे जो है वो है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का आवृत्ति देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य प्रास लिख सकते हैं। उत्पत्ति इसका कहाँ से होता है रेडियो तरंग का, तो विशेष परिपथों में दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जब एक परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जब दोलन होता है, एक जगह दूसरे जगह से फिर वापस आते रहता है, तो दोलन उसी को बोलते हैं। तो जब ये दोलन होते रहते हैं तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है। उपयोग का बात करेंगे तो रेडियो संप्रेषण में विशेष प्रकार इसका अभ्यास है कि रेडियो वगैरह में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ये एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जितना इंपॉर्टेंट पार्ट बताए उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और हम लोग इसके बाद फिजिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं।